नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। 25 जून 1975 की वो रात जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा था। इस दिन संविधान को कुचला गया था, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया गया और लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ा गया था। आधी रात को रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आज उसी घटना को 50 साल पूरे हो रहे हैं। तब देश में ऐसा तूफान उठा जिससे हर एक भारतीय को जूझना पड़ा था। आपातकाल का वो काला अध्याय आज भी लोगों के जहन में बुरे सपने की तरह जिंदा है। न्यूज नाइट में दिखाएंगे इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें और करेंगे इस पर खास चर्चा भी। साथ ही भारत को अपना दूसरा अंतरिक्ष यात्री मिल गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वे 14 दिनों तक कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इससे जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे और करेंगे इस पर चर्चा भी। देश दुनिया की बाकी खबरें भी होंगी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय। केंद्रीय कैबिनेट ने आपातकाल से जुड़ा प्रस्ताव किया पारित। आपातकाल के सेनानियों को दी गई श्रद्धांजलि। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन। अमित शाह ने पीएम मोदी के आपातकाल के अनुभवों पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का किया विमोचन। युवाओं से पुस्तक पढ़ने का किया आह्वान। यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। पुणे मेट्रो रेल परियोजना फेज 2, झरिया कोल फील्ड के लिए नया मास्टर प्लान और आगरा में क्षेत्रीय आलू केंद्र को मिली मंजूरी। स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए लखनऊ के शुभांशु शुक्ला। फ्लोरिडा से एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च। भारत हो रहा है गौरवान्वित। कैबिनेट ने स्पेस मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी बधाई। और सीबीएसई का बड़ा फैसला, अगले साल से 2 बार आयोजित की जाएगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। पहली बार फरवरी तो दूसरी बार मई में होगी परीक्षा। दूसरी परीक्षा के बाद ही जारी किया जाएगा मेरिट सर्टिफिकेट। और आइए शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे संविधान हत्या दिवस की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक तत्कालीन युवा आरएसएस प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। पुस्तक में लोकतंत्र के आदर्शों के लिए संघर्ष करने वाले पीएम मोदी की एक जीवंत तस्वीर पेश की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। आपातकाल के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को संजोने वाली किताब द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर का विमोचन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। यह किताब उनके आपातकाल के दिनों की यात्रा को समेटे हुए है। इसे पढ़कर 1975 से 1977 तक के काले दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित इस किताब की भूमिका पूर्व प्रधानमंत्री और आपातकाल विरोधी आंदोलन के दिग्गज नेता एचडी देवगौड़ा ने लिखी है। ये किताब न सिर्फ उनके व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करती है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष की भी दास्तान है। ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक
जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। किताब में जिक्र है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई भेष धारण कर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन चलाया। नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे, कभी साधु, कभी सरदार जी, कभी हिप्पी, कभी अगरबत्ती बेचने वाला या कभी अखबार डालने वाले फेरिया का काम कर कर ये सारे काम उन्होंने अंजाम किए थे। 25 साल के पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में काम किया, जहां उन्हें संगठन को भूमिगत रूप से जीवित रखने का काम सौंपा गया था। किताब में वर्णित एक किस्से का जिक्र करते हुए अहमदाबाद नगर परिषद के मनोरंजन और विरासत समिति के अध्यक्ष राजीव दवे ने एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया। सिख पोशाक पहने नरेंद्र मोदी ने एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑटो रिक्शा चालक भी एक लंबा और आकर्षक सरदार जी था। सिख यात्री को देखकर ऑटो रिक्शा चालक ने पंजाबी में उत्साहपूर्वक बातचीत शुरू कर दी। इस बिंदु पर एक खतरा था कि भेष बदलकर यह पता चल सकता था कि मोदी असली सरदार जी नहीं थे, बल्कि केवल सरदार जी की पोशाक पहने हुए थे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास के साथ स्थिति को संभालना जारी रखा। ऑटो रिक्शा चालक को जवाब दिया और अपनी कमजोर पंजाबी के लिए माफी मांगी। नरेंद्र मोदी ने ड्राइवर से कहा, मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं और यहीं पला बढ़ा हूं। अपने आत्मविश्वास और त्वरित सोच के साथ मोदी ने उस दिन खुद को बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोधी साहित्य, विशेष रूप से आरएसएस के भूमिगत प्रकाशनों की छपाई, अनुवाद और राष्ट्रव्यापी वितरण की देखरेख की। पुस्तक में गुजरात में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हरीश रावल के हवाले से एक घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने त्वरित और स्पष्ट जवाब देकर खुद को बचाया था। नरेंद्र मोदी आपातकाल विरोधी साहित्य के साथ रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। एक पुलिस दल ने रिक्शा रोका, लेकिन सतर्क मोदी ने तुरंत पुलिस अधिकारियों को बताया कि वो स्थानीय विश्वविद्यालय में काम करते हैं और परीक्षा के प्रश्न पत्र लेने जा रहे हैं। मोदी ने पुलिस को बंडल खोलकर जांच करने की सलाह दी। चूंकि प्रश्न पत्र गोपनीय थे, इसलिए उन्हें विश्वविद्यालय जाकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को स्पष्ट करना होगा और कारण बताना होगा। आश्चर्यजनक रूप से पुलिस ने बंडल को हाथ तक नहीं लगाया। आपातकाल के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने वाले लोग, खासकर गुजरात में, मोदी को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचानते थे। नतीजतन मोदी का नाम पुलिस डॉसियर में प्रमुख हो गया और गिरफ्तारी से बचना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। कभी कभी जब उन्हें कार से यात्रा करने की आवश्यकता होती थी तो वे खुद को ड्राइवर के रूप में छिपा लेते थे और बिना किसी को पता चले यात्रा जारी रखते थे। द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर किताब आपातकाल और इससे जुड़ी घटनाओं का एक विधिवत वर्णन है। इसमें पीएम मोदी के उस दौर से जुड़े अनेकों किस्से और कहानियां हैं, जिसके कई किस्से उनकी गुप्त बैठकों से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस को ऐसी बैठकों का पता न चल सके, इसके लिए वे कक्ष के बाहर जूते चप्पल अव्यवस्थित तरीके से रखने के लिए कहते थे, ताकि अंदर हो रही गतिविधि के बारे में किसी को पता न चल सके। प्रधानमंत्री के जीवन को आपातकाल के अनुभवों ने गहराई से प्रभावित किया। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि ये संघर्षों से भरी है। आपातकाल उनके जीवन का एक अहम पड़ाव है। उन्हें संविधान के मूल्यों को तार-तार होते देखना पसंद नहीं था और उन्होंने जब देश के बागडोर को अपने हाथों में लिया तो उस दौर की कड़वी यादों को भुलाने का काम नहीं किया। धिक्कार है सर, हमारे देश में इतना कुछ हुआ और हमें पता तक नहीं है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया। ब्यूरो इनपुट के साथ देवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में इमरजेंसी लगे आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय इस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल के अंदर डाल दिया गया था।
देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को 50 साल हो गए हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान हत्या दिवस के मौके पर आपातकाल को काला दौर बताया और कहा कि उसे भूलने का जोखिम नहीं उठा सकते। Cannot afford not to learn about that darkest period. Very thoughtfully, the government of the day decided that this day will be celebrated as Svidhan Hatya Divas. The celebration will be that it will never happen again. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर एक्स पर लिखा कि आज से 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र का आपातकाल के माध्यम से गला घोटने का कुत्सित प्रयास किया गया था। संविधान को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से देश पर आपातकाल थोपा गया, वो सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनका योगदान कभी भुला नहीं सकती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी के दौर को याद किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 50 साल बाद कांग्रेस की मानसिकता वही है। कांग्रेस को तो माफी मांगना ही चाहिए इस पाप के लिए, अत्याचार के लिए, अन्याय के लिए, जिसमें कई लोग मारे गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। आपातकाल पर आपातकाल सेनानियों ने अपनी आपबीती सुनाई। किस प्रकार से इंदिरा जी ने स्वयं को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या की थी। ऐसा धब्बा, एक ऐसा लोकतंत्र की हत्या का ये कुत्सित प्रयास न भूतो न भविष्य थी। आगे आने वाले समय में कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकेगा। ये इमरजेंसी में ज्यादतियां हुई बहुत सी। आपातकाल जो था, आपातकाल अपने आप में एक असंवैधानिक दौर था और जिसमें संविधान का गला घोट दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल से लड़ने वाले अनगिनत लोगों के बलिदानों का स्मरण करने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गणतंत्र के इन सभी वीरों के अद्वितीय साहस और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट मौन रखा गया, जबकि दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आपातकाल की 50वीं बरसी पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज दिल्ली। और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या खाएगा? डेरी नूडल्स। ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 25 जून और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को देश में लागू आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसी चुनौती लेकर आया जिसे हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के तौर पर याद किया जाता है। इस दौरान संविधान को बदलने की पूरी कवायद हुई और बेरहमी से देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों PTI, UNI, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या खाएगा? डेरी नूडल्स। ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं। इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा चर्चा का विषय आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारा विशेष आज का क्या है? 25 जून 1975 जब लोकतंत्र पर लगा ताला। जी हां, आज का हमारा चर्चा का यही विषय है। 25 जून 1975 जब लोकतंत्र पर लगा ताला। 50 साल पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी के। इस पर बातचीत करने के लिए 3 बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की तरफ से और पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि शंकर मिश्रा जी हैं। ऋषि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और एक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ऋषि जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। 50 साल पहले आज ही का वो दिन था जब लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था और तमाम चीजें हमने बताई अपने इस स्क्रिप्ट के जरिए और इस पैकेज के जरिए। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? देखिए, आपातकाल को लेकर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक राहुल गांधी ने माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि जो उनकी दादी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी लगाया वो बिल्कुल सही नहीं था। जब पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने इस बात को लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया कि आपातकाल जो लगाया गया था वो सही नहीं था, तो फिर इस बात को लेकर किसी पार्टी या उस समय के निर्णय को कटघरे में खड़ा करना मैं उचित नहीं समझता हूं। सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा उस समय आपातकाल देश पे थोपा गया था और उस पार्टी के और खासकर इंदिरा गांधी के पोते यानी राहुल गांधी ने इस चीज को लेकर माफी मांग ली, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन 2-3 तथ्य मैं और रखना चाहता हूं। जाने माने पत्रकार प्रभास जोशी उस जमाने में बहुत सक्रिय पत्रकार हुआ करते थे और पत्रकारों में उनका बड़ा सम्मान हुआ करता था। उस समय के साप्ताहिक जो पत्रिका तहलका आती थी, तो उसको संघ के नेताओं को पढ़ना चाहिए।
टी राजेश्वर उस समय के जो अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके द्वारा लिखे गए किताब को पढ़ना चाहिए कि संघ का आपातकाल के दौरान क्या रोल था। संघ के कई नेताओं ने इंदिरा गांधी सरकार के सामने माफीनामा लिखा था। तो ये जो आप ऋषि जी, आप किसी एक किताब के रेफरेंस को लेके देखिए, प्रभात जोशी छोटे मोटे पत्रकार नहीं है। यहाँ जितने पैनल में जो लोग बैठे हैं उससे बहुत बड़े विद्वान पत्रकार लेकिन इस बात को एक अलग सम्मान है। और जो तालका में उस समय उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था कि ठीक है, इंदिरा गांधी ने गलत की थी, इमरजेंसी नहीं थोपना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान अपने लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए विश्व पटल पे जाना जाता है। लेकिन जो आज इमरजेंसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिनको ये लोग पूछते हैं संघ का और संघ के नेताओं का क्या उस समय रोल था, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी का क्या रोल था, जो जेपी का रोल था, जयप्रकाश जी का रोल था, वो क्या आडवाणी, अरुण जेटली या जो तमाम नेता आज जो इमरजेंसी को लेकर एक नैरेटिव बना रहे हैं, क्या उनका वो संघर्ष था? तो मैं तो कहूंगा जो आपके जो संपादक महोदय ऑर्गेनाइजर के बैठे हुए हैं उनसे थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए कि प्रभात जोशी ने उस समय जो तहलका जो साप्ताहिक अखबार निकालते थे, प्रभात जोशी उन्होंने क्या लिखा है, टी राजेश्वर ने क्या लिखा है। ठीक है प्रफुल्ल जी, संघ के बारे में उस समय के बीजेपी जी सर, आप बता ही दीजिए क्या इतने बड़े घटनाक्रम को प्रभात जोशी की एक छोटी सी बात को लेकर उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बताइए आप। छोटे से पत्रकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं पत्रकार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि छोटी सी लाइन उन्होंने जो भी लिखी होंगी उस किताब में उसको लेकर ये कह रहे हैं। तो बताइए प्रफुल्ल जी, आप ही बताइए। सुन लिया है, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। मुझे नहीं पता किसने माफी मांगी, कब मांगी। वास्तविकता यह है कि आज ही के दिन 50 वर्ष पूर्व लोकतंत्र की हत्या हुई थी, और एक घटना के कारण हुई थी कि एक प्रधानमंत्री को न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव प्रक्रिया में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए बर्खास्त किया था। क्या उस पार्टी की वो सोच, वो मानसिकता, वो परिवारवाद आज भी खत्म हुआ है क्या? वो पहला प्रश्न। बिल्कुल। दूसरी बात इन्होंने पूछा, और ऑर्गेनाइजर का नाम लेकर पूछा इसलिए बता रहा हूं जी। 3 महीने पूर्व ऑर्गेनाइजर के उस समय के संपादक KR मलकानी जी थे, उन्होंने मदरलैंड भी उस समय चलाते थे। वो मदरलैंड फिर से रिवाइव नहीं हो सका, उसको ताला लगाया गया। सच्ची इमरजेंसी, आज इमरजेंसी चिल्लाते हैं तो सच्ची इमरजेंसी होती क्या है वो याद दिलाने के लिए जरूरी है। उसको आप डिनाई मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं। ऑर्गेनाइजर पर बैन लगाने का काम किया था, मीडिया का गला घोटने का काम किया था। सुनते नहीं है, जस्टिफाई मत कीजिए। KR मलकानी पहले संपादक थे जिनको अरेस्ट किया गया, जिनको 17 महीने तक जेल में रखा गया, उनके परिवार को पता नहीं था, पूरा अपोजिशन जेल में था जी। मैंने प्रभात जोशी जी का नाम लिया, प्रभात जोशी की मृत्यु हुई। स्वयं जेपी कहते हैं कि नानाजी देशमुख नहीं होते तो मैं नहीं बच सकता था, नानाजी ने मेरा डंडा खाया। ये स्वयं जेपी कहते हैं। जेपी कहते हैं कि बाला साहब देवरस यदि खड़े नहीं होते तो ये आंदोलन बड़ा नहीं हो पाता। जेपी कहते हैं बालाजी देवरस क्यों नहीं हो सकता कि 20 सूत्री जो सरकार का एजेंडा है उसको लागू किया गया है कि आपातकाल में तथ्यों से भाग रहे हैं, विरोधी गलों का गला घोटा गया, लाखों लोगों को जेल में डाला गया, महिलाओं पर अनन्वित अत्याचार हुए, जबरदस्ती नसबंदी कराने के काम हुए, लोगों को बेघर किया गया, और ये सब एक परिवार को सत्ता में बचाए रखने के लिए किया गया। न्यायपालिका का दुरुपयोग हुआ, जिन न्यायाधीशों ने निर्णय दिए उनकी सुपरसीड करके उनके नीचे के लोगों को ऊपर किया गया। तो इसलिए मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। भाषा बोलते हैं कि आज इमरजेंसी का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या है, वो प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को दिन रात गाली देते रहते हैं। तो ये अंतर लोगों को समझने के लिए चाहूंगा मैं 2 सेकंड आपातकाल का स्मरण के फिर से वो घटनाक्रम ना हो,
लोकतंत्र की आस्था और लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहे, इसलिए उसको रिविजिट करना जरूरी। ठीक है ऋषि जी बताइए, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। बताइए, जल्दी बताइए। मैंने प्रभात जोशी और तहलका का नाम लिया, ऑर्गेनाइजर का नाम नहीं लिया। तहलका कोई ना गीता है ना कुरान है। प्रभात जोशी जी की भी विचारधारा है और वो विचारधारा के साथ उन्होंने लिखा होगा, लेकिन आप जेपी को मानेंगे या मोबाइल जी को मानेंगे? क्यों छोटे से आगे से कर रहे हैं? इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर ने छपा है, मैंने उसको कोट किया, उसको बताइए ना। सुन तो लीजिए, एक साइड बता के कैसे चलेगा? सुन तो लीजिए। बालाजी देवरस को तो मानते हैं आप। बालाजी देवरस ने उस समय सरकार के 20 सूत्री जो कार्यक्रम था, जिसका घोर आलोचना हो रहा था, बालाजी देवरस ने क्यों सपोर्ट किया था? इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब दीजिए। आप ये मानते हैं माफीनामा लिखने के लिए इंदिरा गांधी डिक्टेटर बन गई थी? बात है, ये मानते हैं? गजब की बात है। जब इंदिरा गांधी गलत कर रही थी तो बालाजी देवरस ने 20 सूत्री कार्यक्रम को क्यों माना? संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता था, इसलिए चर्चा का एक रास्ता पत्र लिखकर खोला था। नहीं है आपके पास जवाब नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं अब बीजेपी को भी इस चर्चा में लाना चाहूंगा। बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। बाला साहब ने टोटल 3 पत्र लिखे, तीनों पत्रों को पढ़िए, समझ में आएगा। ऋषि जी मैं प्रतिक्रिया अब बीजेपी की तरफ से ले लेता हूं। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल जी, आपने सुना, ऋषि जी को भी सुना और किस तरह से वो कह रहे हैं सारी बातें। बीजेपी ने इस बात का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि आज से 50 साल पहले क्या हुआ था। लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी ने और इस फैसले को, इस मैसेज को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं बीजेपी की तरफ से? हालांकि ऋषि जी का कहना है कि कांग्रेस ने इसको लेकर माफी मांगी है। कांग्रेस के राहुल गांधी जो नेता हैं, उन्होंने माफी मांग चुके हैं। तो ऋषि जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, जब राहुल गांधी ने माफी मांग ली है, कांग्रेस ने माफी मांग ली है, हम यहाँ पे पैनल में बैठे सभी मानते हैं कि लोकतंत्र का काला अध्याय रहा है इमरजेंसी। किसी पत्रकार के, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ जी, पर मैं किसी पत्रकार के लिखे गए आर्टिकल से क्या हम संविधान की तुलना कर सकते हैं? इमरजेंसी तो संवैधानिक तौर पे लगाई गई, यही मैं भी कह रहा था। और संवैधानिक तौर पे लगाई गई इमरजेंसी को हम किसी भी द्वारा, मेरे आपके किसी भी बड़े से बड़े पत्रकार या किसी बड़े से बड़े नेता या किसी के द्वारा भी दी गए क्लीन चिट से उसको हम साफ नहीं कर सकते। इस पे एक बात, एक छोटी सी कविता कहूंगा, ऋषि जी ध्यान से सुनिएगा कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगिन से तेज है, कौन काजल से काली। तो इसका जवाब है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगिन से तेज है, कलंक काजल से काली। तो ये कलंक जो लगा हुआ है लोकतंत्र पे, जिसका तिलक करने वाली कांग्रेस है, इंदिरा जी हैं, तो ऐसा दोबारा लोकतंत्र में ना हो, ये तो कांग्रेस भी चाहेगी, पक्ष भी चाहेगा और विपक्ष भी चाहेगा कि लोकतंत्र में कभी भी ऐसा आघात ना हो। तो मुझे तो लगता है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को हमारे साथ मिल करके ये संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए, जिससे देश में दोबारा इस तरह की दुर्घटना संवैधानिक तौर पे ना हो सके। और एक चीज और, ऋषि जी प्लीज, संविधान की हत्या नहीं है ये। आप ये बताइए, आज आपके युवराज एक लाल किताब ले करके संविधान की हत्या, संविधान की हत्या, संविधान की हत्या करते रहते हैं। और एक चीज मैंने देखा है कि कांग्रेस को अपने इतिहास से बहुत डर लगता है, और अगर उस इतिहास में जाते हैं तो कांग्रेस के पाप हमेशा सामने आ जाते हैं। और कांग्रेस का जो कैरेक्टर रहा है वो इमरजेंसी जैसा ही रहा है। कांग्रेस में हमेशा इमरजेंसी लगी होती है एक परिवार के द्वारा, चाहे मोतीलाल जी का जवाहरलाल जी को चुनना, चाहे जवाहरलाल जी के न चुने जाने के बावजूद भी कांग्रेस कमेटी में वल्लभ भाई पटेल जी को हटा करके चुना जाना, उसके बाद एक मोम की गुड़िया और गूंगी गुड़िया को प्रधानमंत्री बना देना, उसके बाद एक पायलट को ला करके देश का प्रधानमंत्री बना देना, और उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी पीएम बनते हैं तो उसके ऊपर एक सुपर पीएम बन के सोनिया जी का आ जाना, और उसके बाद राहुल गांधी का अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना, ये सब बताता है कि कांग्रेस हमेशा इमरजेंसी के साथ रहती है, क्योंकि उनके कैरेक्टर और उनके डीएनए में इमरजेंसी को फॉलो करने की आदत होती है, इसलिए कांग्रेस ऐसा करती है। कौशल जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल मैं ऋषि जी से पूछना चाहूंगा।
ऋषि जी, क्या कांग्रेस ऐसा करेगी, जिस बात का जिक्र बीजेपी कर रही है, कि क्यों ना वो भी संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में वो भी शामिल हो और इस बात की वो भर्त्सना करे कि जो हुआ वो गलत हुआ? देखिए, पहले तो मुझे हत्या जैसे शब्दों पे आपत्ति है। और डॉक्टर साहब जो है ना, बीजेपी के नए नए प्रवक्ता बने हैं, मेडिसिन का बहुत अच्छा जानकार हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन तथ्यों की जानकारी नहीं है। बाला साहब देवरस ने तो बजाते इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था और इमरजेंसी का समर्थन किया था कि देश को अनुशासन में लाने के लिए ये सही है। तो बालाजी देवरस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे जो कौशलकांत जी जो भी प्रवक्ता बने हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं इनसे पूछता हूं, बालाजी देवरस को आप मानते हैं, सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? उस समय के संघ के नेताओं ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था कि नहीं किया था? ये भी गलत मैं बोल रहा हूं। आप तमाम उस समय के जो तथ्य हैं, तमाम जो वहां के जो उस समय के पत्र पत्रिकाएं हैं, उसको आप खंगालिए और थोड़ा अध्ययन कीजिए कौशलकांत जी, जिसको आप अपना गॉडफादर मानते हैं संघ को, उस संघ के नेता उस समय प्रमुख थे। आप ऋषि जी बार-बार उस विषय पे जा रहे हैं, आप बार-बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? मैंने पहले ही कहा राहुल गांधी ने इसको लेकर देश से माफी मांग चुके हैं। ठीक है, लेकिन यदि बीजेपी और सरकार इसको नैरेटिव बनाना चाहती है तो तथ्यों की जानकारी आम आवाम को होना चाहिए। ठीक है, वो तथ्य बता रहे हैं प्रफुल्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताएंगे। प्रफुल्ल सर बताइए क्या तथ्य? तो ये सब है ऋषि जी, अब सुन लीजिए वो क्या ये सब है। दो बिंदु। पहली बात, यदि बाला साहब देवरस ने माफी मांगी थी तो उसके बाद भी वो जेल में क्यों थे? जेल में, येरवड़ा जेल में थे ना। सूत्री कार्यक्रम का सपोर्ट किया था कि नहीं किया था? पत्र पत्रिका तो छपने का ही ये नहीं था, सील हो गए थे, अकाउंट सील हो गए थे, प्रेस बंद हो गए थे, सेंसरशिप लग गई थी। महाराज, कौन सी पत्र पत्रिकाओं की बात कर रहे हो उस कालखंड की? सच्चाई तो आपको समझनी चाहिए कि आपको ये जानना है संविधान हत्या क्यों है, संविधान हत्या क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट में ऋषि जी कार्यक्रम, कांग्रेस की मानसिकता मत दिखाइए। आप समर्थक है, समर्थक रूप में रहिए। मैं केवल हत्या क्यों थी संविधान की इतना ही बता रहा हूं। संविधान संशोधन का एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया निश्चित है। उन सारी प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 200 से ज्यादा संविधान में बदलाव किए गए। संविधान के प्रिएम्बल में भी, संविधान में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के बारे में भी, और जिस तरीके से ये सारा हुआ, ये संविधान के मूल जो स्पिरिट था उसके हत्या से कम नहीं था। इसलिए इसका स्मरण करना, इसको समझना ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भले ही प्रफुल्ल सर कांग्रेस बहुत लोगों को जबरदस्ती संजय गांधी के लोगों के द्वारा नसबंदी कराई गई, फोर्ड फाउंडेशन का पैसा इसमें लाया गया, बिल्कुल रशिया का दबाव में ये सारा लागू किया गया। ये सारा जो घटनाक्रम है वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है, इसलिए उसको रिविजिट करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन ये एक काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए, जो कि आज से 50 साल पहले आज ही के दिन 25 जून को लगाया गया था इंदिरा गांधी की तरफ से। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी, और प्रफुल्ल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करें कैबिनेट के फैसलों की, तो मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी। इस बैठक में जहां आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर एक प्रस्ताव पास किया गया, वहीं दूसरी ओर यूपी और महाराष्ट्र को कुछ बड़ी सौगातें भी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 3 अहम फैसले लिए गए। पुणे के लोगों को मेट्रो विस्तार का तोहफा मिला है। कैबिनेट ने पुणे मेट्रो विस्तार के लिए कुल 3,626 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत पुणे मेट्रो लाइन 2 का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार के पूरा होने के बाद पुणे शहर में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 80 किलोमीटर हो जाएगी। मोदी सरकार ने बीते वर्षों में देश भर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर खूब जोर दिया है। अब देश के 24 शहरों में मेट्रो सेवा का फायदा आम लोगों को मिल रहा है। पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर्स और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3,626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर्स और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स है ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे IT हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने झारखंड के झरिया कोल फील्ड में भूमिगत आग की समस्या से निपटने और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कुल 5,940 करोड़ रुपए का संशोधित मास्टर प्लान मंजूर किया है। पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि 5,940 करोड़ रुपए का है। जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, बेटर स्किल दे सकें, बेटर लाइवलीहुड दे सकें, वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया गया है। यूपी के आगरा में आलू किसानों के लिए अच्छी खबर है। एक अहम फैसले में कैबिनेट ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये सेंटर खोलने का फैसला किया गया है और केवल आलू के लिए नहीं, ये कंद की बाकी फसलों के स्वीट पोटैटो, शकरकंद, उसकी भी गुणवत्ता कैसे बढ़े, उसको भी हम उत्पादकता उसमें कैसे बढ़ा पाएं, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कैसे पैदा कर पाएं, उसके लिए भी काम करेगा। और एक समन्वय समिति बनेगी। समन्वय समिति में कृषि विभाग के सचिव भी होंगे और हमारे डेयर के ICR के DG भी होंगे। बीते 1 वर्ष में मोदी सरकार ने कुल 10 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे देश के विकास को नई रफ्तार मिली है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। वो 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना हुए। शुभांशु के साथ पोलैंड, हंगरी समेत 3 दूसरे देशों के एस्ट्रोनॉट्स भी हैं। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा के बाद शुभांशु पहले भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। उनका ये मिशन 14 दिनों का होगा और इस दौरान वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए, भारत के अंतरिक्ष यात्रा के लिए। लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी जानकारी आपको अभी तक मेरे ख्याल से नहीं होगी, कि जो शुभांशु शुक्ला हैं जब वो स्पेस में पहुंचेंगे, ISS पे पहुंचेंगे, वो किस तरह के प्रयोग करेंगे। भारत की तरफ से कहा गया है कि वो 7 प्रयोग करेंगे। ये देखिए, शुभांशु को स्पेस में करने हैं 7 प्रयोग। जैसे पहला प्रयोग होगा कि मांसपेशियों की हानि का अध्ययन। ये इन स्टेम जो संस्था है भारत की, उनकी तरफ से कहा गया कि मांसपेशियों की हानि का अध्ययन करें। उसमें नुकसान के कारणों और उपचार की रणनीतियों के बारे में वो वहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये मंगल मिशनों और मांसपेशी रोगों के इलाज में काफ़ी बेहतर साबित होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट है फसलों का विकास। ये कहा गया है केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और IIST की तरफ से कि आप वहाँ पे ये प्रयोग कीजिए। इसमें 6 प्रकार के फसलों के बीज को लेकर गए हैं शुभांशु और इससे विकास और जीन में बदलाव का अध्ययन किया जा सकेगा और भविष्य में अंतरिक्ष में खेती का जो रास्ता है वो आगे बढ़ पाएगा। तीसरा, बीज अंकुरण IIT धारवाड़ की तरफ से, जिसमें बीजों के अंकुरण और पोषण में बदलाव और साथ ही साथ जीन और पोषण का इसमें विश्लेषण किया जाएगा। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट शुभांशु की तरफ से किया जाएगा। अगर बढ़ें चौथे एक्सपेरिमेंट की तरफ, ये देखिए चौथा एक्सपेरिमेंट माइक्रो जंतुओं की सहन शक्ति और इसमें वाटर बियर्स हैं, उनको ले जाया गया है, उन पर अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष में जीवों की सहन शक्ति कैसे हो सकती है, इसको लेकर ये रिसर्च किया जाएगा। पांचवां, स्क्रीन का संज्ञानात्मक प्रभाव, ये इसरो की तरफ से है। कंप्यूटर स्क्रीन से आंखों की गति और फोकस पर प्रभाव कैसे होता है, इसको लेकर ये 5वां प्रयोग किया जाएगा। छठा प्रयोग है माइक्रो एल्गी का विकास, इसरो की तरफ से है और कहा गया कि 3 प्रकार के माइक्रो एल्गी का अध्ययन इसमें किया जाएगा। प्रयोग अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो 7वां एक्सपेरिमेंट है वह काफी महत्वपूर्ण, साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन भी किया जाएगा। इसमें सेलुलर और बायोकेमिकल व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा और ऑक्सीजन और भोजन उत्पादन के लिए काफी ये उपयोगी होता है। तो ये कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि शुभांशु शुक्ला की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किए जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि देखिए, जो ISS में पहुंचने में लगभग कहा जाए कि 28 घंटे लग जाएंगे। तो ये देखिए क्यों इतने टाइम लगेंगे। तो 400 किलोमीटर दूर है ISS पृथ्वी से, और क्यों लगेंगे 28 घंटे? तो जो ऑर्बिटल एडजस्टमेंट है उसकी वजह से टाइम लग जाता है, सुरक्षा और सटीकता की वजह से। ड्रैगन यान की डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि उसमें भी टाइम लगता है। लॉन्च विंडो और तकनीकी देरी भी कई बार कारण होते हैं, और चरणबद्ध जो यात्रा जो है उसकी वजह से इसमें काफ़ी लेट होता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी वजह से
कई बार देर होता है और इस बार कहा जा रहा है कि 28 घंटे लग जाएंगे इन तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वहां ISS पर पहुंचने में। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर SV शर्मा जी, जो कि पूर्व उप निदेशक हैं इसरो के। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल कि आज के दिन को आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी छलांग इसरो की तरफ से, भारत की तरफ से अंतरिक्ष के क्षेत्र में? प्रणाम, नमस्कार आप सबको और आपको भी। ये आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन जरूर साबित होता है, क्योंकि 40 साल के बाद हमने एस्ट्रोनॉट दूसरा एस्ट्रोनॉट को भेजा है और 40 साल हमने वेट करना पड़ा। पहला तो ये 1984 में था, अब तो 2025 में हम एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं। ये इसका मतलब है कि ये इसमें वी आर इनटू डूइंग सम मेजर एक्टिविटी ऑफ गगनयान और ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का बहुत आगे बढ़ रहा है इसरो। और लास्ट 10 to 15 ईयर्स में ये बहुत काम हुआ है। अब ये समय है कि हम इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो। ये है ये आपने साथ एक्सपेरिमेंट दिखाया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। उसके अलावा हमारा मेजर इसरो का मिशन है कि ये हमारा एस्ट्रोनॉट 2019 में चुना गया था और इनके साथ और 3 एस्ट्रोनॉट भी चुना गया है हमारा गगनयान के लिए। 2019 से उनका ट्रेनिंग हुआ है रशिया में, और उनका ट्रेनिंग हुआ है बेंगलुरु का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में, और उनका ट्रेनिंग नासा का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में भी हुआ है। ये पूरा ट्रेनिंग होने के बाद हमारा गगनयान तो 2026 और 2027 में होने वाला है। वो उसमें 3 एस्ट्रोनॉट होगा। वो उसमें से एक है शुभांशु शुक्ला। ये हमारा इंटेंशन है कि ये पूरा हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलो। इसी के लिए इनको हमें एक्सियम 4 और नासा SpaceX में भेजना पड़ा, और उनका उड़ान होने से वो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। वो ट्रैवलिंग कर रहा है, उसका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये पहला है उनका एस्ट्रोनॉट का ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस पूरा मिल जाएगा। और सेकेंड है ट्रैवलिंग का, ये 28 आवर्स का जर्नी है। वो 28 आवर्स का जर्नी में वो क्या क्या होता है, एस्ट्रोनॉट को क्या क्या करना है, उसका पूरा जानकारी उनको हैंड्स ऑन मिलेगा। तीसरा है वो वहाँ जाने के बाद वहाँ वो ISS से क्या मुलाकात होगा उसमें। शर्मा जी, जो हमारे फ्यूचर मिशन होंगे मंगलयान, मंगल ग्रह पे जाने के लिए, या फिर गगनयान, जो फ्यूचर मिशन होंगे, ये एक्सपेरिमेंट, ये अनुभव कितना हमारे लिए फायदेमंद होगा, कितना यूजफुल होगा आने वाले दिनों में? वही मैं कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा कि वही पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। पूरा ये क्या काम, ये हमारा शुभांशु शुक्ला उसका वो उड़ान हुआ है, वो पूरा सा पूरा उनका प्रयोग हम उठाएंगे। और वहाँ जाने के बाद वो 14 डेज वहाँ रहेंगे, वहाँ एक्सपेरिमेंट करेगा, और एस्ट्रोनॉट का वो ISS में कैसा फील होगा, ठीक है, और वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। और इसके बाद हमारा एस्ट्रोनॉट, हमारा वो उड़ान है उसमें कैसा कंट्रोल करना है जी, काफी हमें जानकारी मिल पाएगी इस मिशन के जरिए, फ्यूचर मिशन करना है, और वो सब भी वो एक्सपीरियंस। जी सर, समय इतना ही है। शर्मा जी, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर SP शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इसके साथ ही न्यूज नाइट का आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।